लिखिए क्यूबिकल या वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, क्यूबिकल और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, क्यूबिकल और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। लीनियर हो गया, एरियल हो गया। अब देखिए सपोज कीजिए ये कोई क्यूब है, इसकी लेंथ मान लो L0, ब्रेड्थ मान लो B0 और हाइट मान लो है ना H0। इसका आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, क्यूब है हाँ सारे अलग अलग क्या मान ले, क्यूबॉइड मान ले। ठीक है, ये हो गया L डैश, B डैश और H डैश। इसका वॉल्यूम हो गया क्लियर, इसका वॉल्यूम हो जाएगा। अब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो लेंथ में एक्सपेंशन होगा, कितना होगा L0 अल्फा डेल्टा टी। सिमिलरली ब्रेड्थ में होगा B0 प्लस B0 अल्फा डेल्टा टी। सिमिलरली H0 प्लस H0 अल्फा डेल्टा टी। अब इसमें से L0 B0 H0 कॉमन ले लो, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो ये जाएगा L0 B0 H0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का क्यूब। लिखिए इसको, हेयर अल्फा डेल्टा टी इज लेस देन 1। सो अप्लाई बाइनोमियल। तो इसको मैं कह दूंगा V0 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी। ये हो गया आपके पास V डैश, और इसको हम कहते हैं गामा। तो ये हो गया आपके पास V0 1 प्लस गामा डेल्टा टी, और इसको हम बोलेंगे टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। दैट इज गामा इज इक्वल्स टू 3 अल्फा। तो तीनों तरह के एक्सपेंशन हमने पढ़ लिए। तो अगर हम एक बार समराइज करें इसको, तो लेंथ के लिए था L0 फाइनल लेंथ 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, और एरिया के लिए था फाइनल एरिया A0 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, और वॉल्यूम के लिए था V0 1 प्लस गामा डेल्टा टी, और बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा, गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा। ये चीज हमने पढ़ी अभी, ठीक है, लिख लो और क्वेश्चन करते हैं अब। क्वेश्चन ये है, ये एक मेटेलिक प्लेट है जिसमें इस सर्कल को काट के अलग कर लिया है। क्लियर? अब आपने क्या करा, इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया। और ऑप्शन था इसकी जो रेडियस है वो बढ़ेगी, कम होगी, कांस्टेंट रहेगी, या नन ऑफ देम। आप देखिए कॉपी के टॉप पर पन्ना पलट करके एक नोट लिखवाया था, आर मीटर में नापते हो, किस में नापते हो? तो बढ़ेगी कम होगी? पहली बात ये, आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये एरिया बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा, फिर तो ये नहीं बढ़ेगा,
सर लेकिन फिर वो अंदर से भी तो बढ़ेगा ना। कहां से अंदर से बढ़ेगा? मेटल ही नहीं है यहाँ तो, जिसको बढ़ना था बढ़ गया ये। एवरी लीनियर डायमेंशन विल इंक्रीज। राइट डाउन। अगला क्वेश्चन, वही मेटल है ये। टेम्परेचर बढ़ाने पर इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी, कम होगी, कांस्टेंट रहेगी, या नन ऑफ देम? सर सी क्या है, कांस्टेंट? हाँ कांस्टेंट। पन्ना पलट के देखो, कॉपी के टॉप पे कौन सी चीज लिखा रखी है? बढ़ेगा। एवरी लीनियर डायमेंशन विल इंक्रीज। ये पूरा ही फैलेगा ना यार। अगला क्वेश्चन, मतलब ऊपर से क्लोज नहीं हो जाएगा। ऐसे कैसे क्लोज होगा यार, ये बढ़ेगा ना यूं। ऐसा तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि ऐसे ही होगा वो? अगला क्वेश्चन, ये मेटल है, इसकी रेडियस है R1, इसकी रेडियस है R2। टेम्परेचर बढ़ाने पर R1 बढ़ेगा, R2 कम होगा। R1 कम होगा, R2 कम होगा। R1 कम होगा, R2 बढ़ेगा। R1 बढ़ेगा, R2 बढ़ेगा। बताइए। ऑफ कोर्स दोनों क्या एक ही तो है? एग्जैक्टली, एवरी लीनियर डायमेंशन विल इंक्रीज। फोर्थ, चलो समझ गए तुम। सर देखिए, ये जैसे कि ये वाली लेंथ है तो टेम्परेचर बढ़ने पे ये भी तो बढ़ेगी। यही है ना, ये मॉलिक्यूल्स हैं। टेम्परेचर बढ़ाएगा तो ये मॉलिक्यूल के बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी। तो ये सर्कल, समझ नहीं आएगा। अरे समझ नहीं आएगा। डिस्टेंस तो बढ़ेगा। अगर ये मॉलिक्यूल को दूर दूर कर देगा तो ये सर्कल छोटा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा? लेकिन सर उसके आसपास और भी अरे तो पहले इसकी तो बात कर ले। अच्छा फिर तो बढ़ेगा। और ये भी बढ़ेंगे, जब ये ऐसे फैलेंगे तो ये भी ऐसे ही फैलेंगे। अच्छा इस तरफ भी बढ़ेगी। क्योंकि ये भी तो फैलेंगे अंदर। कहां पे? सीधी मॉलिक्यूल के बीच की जब डिस्टेंस बढ़ी जाएगी तो छोटा तो हो ही नहीं सकता है। सीधी सी बात इतनी है। चलिए क्वेश्चन लिखिए 11.6 एनसीईआरटी। एनसीईआरटी खोलिए और एक बार पढ़ के देखिए, क्वेश्चन करेंगे वाला, टाइम लगाएंगे उसमें। एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 11.6 ट्राई कीजिए एक बार। क्वेश्चन समझ में आया? चलिए अब कॉन्सेप्ट समझिए पहले। देखिए सपोज कीजिए ये आपके पास स्टील रॉड है। क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा रहा, मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। 27 डिग्री सेल्सियस पर आपने इसको स्केल से नापा और ये निकला आपके पास में 50 सेंटीमीटर की रॉड है। क्लियर? जस्ट एग्जांपल सुनिए, पहले क्वेश्चन समझिए। अब आपसे बोला किसी दिन इसका टेम्परेचर आपके पास 40 डिग्री हो गया। अब इस स्टील की रॉड को नापना है आपको, तो कितना मीटर ये दिखेगी आपको? तो अब हमें पता है कि स्टील की रॉड जो है वो लंबी हो चुकी होगी। और कितना नापोगे आप इसको? अगर आप देखें तो यहां का जो 1 सेंटीमीटर था वो यहां पर 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी बढ़ जाएगा, है ना? इंक्रीमेंट इन 1 सेंटीमीटर इज 1
प्लस 1 अल्फा डेल्टा टी, सही बात है। तो एल नोट सेंटीमीटर का इंक्रीमेंट कितना होगा, एल नोट प्लस एल नोट अल्फा डेल्टा टी, यानी कि जो फाइनल लेंथ आने वाली है वो आने वाली 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो एल नोट क्या है इसकी एक्चुअल वैल्यू, यानी कि आप सिंपल एक फॉर्मूला बना सकते हो कि इसको हम बोलते हैं एल नोट आपने गलत नहीं लिख दिया, एल डैश, सही तो है, नहीं उसके ऊपर एल नोट लिख दिया, कहाँ लिखा वो या नहीं उसके एलएचएस पे इधर एल डैश है, तो नहीं उसके ऊपर ये मैंने कहा कि 1 सेंटीमीटर इतना हो जाएगा, तो एल नोट कितना हो जाएगा, ठीक है। तो मेजरिंग वैल्यू बोल सकते हो आप इसको, तो मेजरिंग वैल्यू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी के हिसाब से आपके पास आ जाती है। अब क्वेश्चन समझिए, कहता है एक स्टील की टेप 1 मीटर लंबी है, करेक्टली कैलिब्रेटेड है, 27 डिग्री सेल्सियस पे बात हो रही है। समझना इस क्वेश्चन में गलती क्या है वो भी समझा दूंगा, बट एनसीईआरटी से आंसर मैच करना है हमें। ये बोलता है कि एक स्टील की टेप है, 1 मीटर लंबी ये टेप है और 27 डिग्री सेल्सियस पर इसको कैलिब्रेटेड किया गया है, मतलब इसकी मार्किंग कर दी है। ओके, फिर बोलता है द लेंथ ऑफ ए स्टील रॉड मेजर्ड बाय दिस टेप इज फाउंड टू बी 63 सेंटीमीटर, ठीक है। और इस टेप से एक रॉड को नापा है, इस रॉड को नापा है, तो रॉड ने रीडिंग दिखाई 63 सेंटीमीटर। इसमें कोई दिक्कत है तो बोलिए, क्लियर। तो क्वेश्चन को कुछ इस तरह से समझिए आप, अ स्टील टेप, सुन लो वहां पे ये क्या नाम है कोमा और ये फुल स्टॉप चेंज कर लेना। अ स्टील टेप 1 मीटर लॉन्ग करेक्टली कैलिब्रेटेड फॉर ए टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री, full stop. The length of a steel rod measured by this tape is found to be 63 centimeter on that day. 63 सेंटीमीटर, खत्म, नहीं खत्म, फुल स्टॉप लगाइए यहां पे। अब देखिए, on a hot day when the temperature is 45 degree, what is the length of the steel rod, ठीक है। और आगे लिखिए what is the length of the same steel rod at 27 डिग्री सेल्सियस। आइए अब, तो ये था आपके पास एक्चुअल वैल्यू, मेजरिंग वैल्यू। हाँ, तो ये हो गया 45 डिग्री सेल्सियस पर टेप को तो मैं वही रख दूंगा, इसमें नो चेंज है, और रॉड आपकी थोड़ी सी बढ़ गई है। तो 45 डिग्री सेल्सियस पर जो एक्चुअल वैल्यू आएगी वो आएगी मेजरिंग वैल्यू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। मेजरिंग वैल्यू क्या थी इसकी 27 डिग्री सेल्सियस पर 63 1 प्लस अल्फा कितना है 1.2 5 डेल्टा टी 27 से 45 कितना बढ़ा है 18 डिग्री सेल्सियस इंटू 18। इसको सॉल्व करेंगे 63.0136 आंसर है। यही देखा है, सिंपल है। 27 से जब 18 डिग्री बढ़ाया तो रॉड की लेंथ कितनी पड़ी जाएगी, 63 पड़ी जा रही थी, 63 में कितना इंक्रीमेंट हुआ 63 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, अब इतनी पड़ी जाएगी। और इस रॉड की 27 डिग्री सेल्सियस पर कितनी लेंथ है 63 सेंटीमीटर, वो इधर रखिए। इसमें इनको क्वेश्चन ही नहीं बनाना है ढंग से, मैं बता रहा हूं ना, बट देखना ऐसा लोड़ा में ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। सो एट 27 डिग्री, हाँ 63 सेंटीमीटर, ये सेकंड का आंसर। बाकी क्वेश्चन जो मिलेगा देखेंगे, हैं मतलब प्रैक्टिस के लिए करोगे ना तब मिल जाएगा। वो जो क्वेश्चन करोगे आप वो डाउट्स में आएंगे हमारे।
क्वेश्चन इसलिए करा है क्योंकि इसकी लैंग्वेज गलत सी है। इस तरह क्वेश्चन करके देखना, आपको मिले ना तो करना जरूर। ऐसा लोड़ा में शॉर्ट में मिल जाने चाहिए कुछ, क्योंकि इन एनसीईआरटी वालों से क्वेश्चन बना नहीं है। हरियाणा हीट कैपेसिटी देखिए इसमें, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट, it is the amount of heat required to increase, it is the amount of heat required to increase 1 degree Celsius of any substance, 1 degree Celsius of a substance किसी भी सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितना आपको उसको हीट देनी पड़ेगी, वो उसकी कहलाती है हीट कैपेसिटी। कितना डिग्री? 1 डिग्री। अगर 10 डिग्री बढ़ाना तो उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, सीधी सी बात ही है। अगर आपको किसी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है और आपने दिए उसको 10 कैलोरी और आपको डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस बढ़ाना पड़ गया तो 10 इंटू डेल्टा टी, सिंपल, ठीक है। इसके बाद आइए, अब हीट कैपेसिटी मुझे पता है 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितनी हीट लगती है, उसकी होती है हीट कैपेसिटी। अब ये हीट आप कैसे देते हो, इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। लिखिए अगला टॉपिक बीच में, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसको ध्यान से समझना और इसके लिए यूनिट इंपॉर्टेंट है। बताऊंगा मैं क्या चीज कह रहा हूं। एक होती है ग्राम स्पेसिफिक हीट, ऐसे ही होगी किलोग्राम स्पेसिफिक हीट, और एक होती है मोलर स्पेसिफिक हीट। केमिस्ट्री में जनरली यही पढ़ाई जाती है। हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन में मैंने कहा था कि 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है टेम्परेचर, तो जो हीट दे रहे हो वो हीट कैपेसिटी है। बट वो 1 डिग्री सेल्सियस किसका बढ़ाना है? अगर वो 1 ग्राम का बढ़ा रहे हो तो ग्राम स्पेसिफिक हीट, 1 किलोग्राम का बढ़ा रहे हो तो किलोग्राम स्पेसिफिक हीट, और 1 मोल का बढ़ा रहे हो तो 1 मोल स्पेसिफिक। यानी कि ये हो गया हीट रिक्वायर टू इंक्रीज 1 gram substance to increase temperature of 1 gram substance by 1 degree Celsius। और इसमें क्या लिखोगे? 1 किलोग्राम सब्सटेंस। यहां क्या लिखोगे? 1 मोल सब्सटेंस। देखिए अगर ये कांस्टेंट प्रेशर पर है तो सीपी, कांस्टेंट वॉल्यूम पर है तो सीवीबी। सिंबल वाली बता रहा हूं, सिंबल उस तरह से आते रहते हैं। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप इसको सिंबल से पढ़ने की कोशिश करोगे तो दिक्कत में फंसोगे। यूनिट का ध्यान रखना, फॉर्मूले यूनिट्स पे डिपेंड करते हैं। बताता हूं कैसे। इसको केमिस्ट्री में सीपी सीवी से बताते हैं, है ना। आइए, यहां पे नहीं बताएंगे। लिख लो। बिल्कुल करेंगे, देखा यूनिट आ जा। चलिए सिंपल बात करते हैं। 1 डिग्री सेल्सियस टू इंक्रीज 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ 1 ग्राम सब्सटेंस, रिक्वायर्ड हीट इज एस। तो एस क्या हो गया? ग्राम स्पेसिफिक हीट टू इंक्रीज 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ m gram, required heat is ms, to increase delta t degree Celsius of m gram substance, required heat is 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा रहे हो जब m ग्राम का तो ms, और डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस बढ़ाओगे तो ms डेल्टा टी। तो जो हीट आपने दी है उसका फॉर्मूला हो गया Q इज इक्वल टू ms डेल्टा टी। ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आपने m
ग्राम में रखा तो एस की यूनिट आ जाएगी कैलोरी, कैलोरी ये नीचे आ जाएगा ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर आपने ये किलोग्राम में रखा तो एस की यूनिट हो जाएगी कैलोरी पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस, और अगर इसको आपने मोल में रखा तो ये हो जाएगी मोल पर सॉरी कैलोरी पर मोल डिग्री सेल्सियस। तो बेसिकली क्वेश्चन में आपको बोला कि ये ऐसा सब्सटेंस है जिसकी स्पेसिफिक हीट है 3 कैलोरी पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस, 3 कैलोरी पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। बताइए कितनी हीट रिक्वायर्ड है। क्वेश्चन देखें तो आपने फॉर्मूला लगाया Q = ms डेल्टा टी, S की वैल्यू आपको मिल गई और मास किस में रखोगे फिर आप? किलोग्राम में। अगर वो ग्राम में दे रखा है तो किस में रख दोगे? किलोग्राम में। देखिए अगर इस क्वेश्चन में ग्राम हो गया और ये किलोग्राम में दे दिया तो इसको ग्राम में चेंज। तो यहां से ही आपको क्वेश्चन पकड़ाई में आएगा। ध्यान से लिखिए, ये फॉर्मूला है और एस को हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। व्हाट इज एस? एस इज स्पेसिफिक हीट। अब आप बोलोगे सर कौन सी वाली स्पेसिफिक हीट है, ग्राम वाली, किलोग्राम वाली या मोलर? अब मैं बता क्या बोलूं, मैं तीनों को ही बोल सकता हूं। फर्क सिर्फ इतना है, इसको केमिस्ट्री में सी एम सी डेल्टा टी करके बताते हैं। एम नहीं एन बोलते हैं, एन सी डेल्टा टी। एन होता है मोल, तो जब ये मोल फिक्स कर दिया तो इसको हम सी से बताते हैं केमिस्ट्री में। इन केमिस्ट्री सीपी सीवी सिंबल्स आर यूज्ड। चलिए लिखिए। हाँ एक बात बता, जब भी आप किसी बॉडी को हीट देते हो तो उसका टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, कम होना चाहिए, कांस्टेंट होगा? कंडीशन पे डिपेंड करता है ना। अगर आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, हीट देते तो वो नेगेटिव वर्क करने देता है सराउंडिंग। आइसोथर्मल प्रोसेस होता और आप हीट देते तो वो वर्क डन कर देता है सराउंडिंग पे, नेगेटिव वर्क। एक सेकंड, आप आइसोथर्मल प्रोसेस में आपने हीट दी तो वो हीट कहां जाती है? सर वो वर्क डन कर देता है ना सिस्टम सराउंड, नेगेटिव वर्क डन। यानी कि आइसोथर्मल प्रोसेस में आपने हीट दी तो वो वर्क डन में खर्च हो जाती है, वर्क डन में चेंज हो जाती है ना मतलब। और उसकी इंटरनल एनर्जी, हीरो बोल, इंटरनल एनर्जी अबे आवाज आ रही है, देख चुप हो गया गंजा भाई। देख एक फॉर्मूला जो तुम्हारे सर ने बताया होगा, हीट गिवन टू द सिस्टम इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा यू, है ना? इसको आपको लिखवाया होगा थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ कह करके। इसका फॉर्मूला होता है NCV डेल्टा टी। और इस वर्क डन के फॉर्मूले कई सारे होते हैं, रिवर्सिबल में अलग होता है, रिवर्सिबल में अलग होता है। ठीक है, जब आप किसी बॉडी को हीट देते हो, अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो डेल्टा टी 0, तो इसका मतलब उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं होगा। तब आप बोलोगे कि जो क्वेश्चन जो आपने हीट दी है वो कहां जा रही है? वर्क डन में। क्लियर है? आया समझ में अर्नव? है ना? और बट मैं यहां ये बातें नहीं कर रहा हूं, मैं गैसेस की बातें ही नहीं कर रहा हूं। जनरल प्रोसेस में आप जब आप किसी बॉडी को आप हीट देते हो तो हमें क्या लगता है कि उसका टेम्परेचर बढ़ना चाहिए। तो यह बात समझ लेना कि जब भी आपने किसी भी सिस्टम को हीट दी है उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो फॉर्मूला यही लगने वाला है, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो। किसी भी सिस्टम को दी गई हीट जो उसका टेम्परेचर को चेंज कर देती है, फॉर्मूला ये लगता है डेल्टा टी इज चेंज इन टेम्परेचर। इट कैन बी इन केल्विन एंड कैन बी इन डिग्री सेल्सियस, नथिंग मैटर। बट क्या ऐसा हो सकता है कि उस सिस्टम का टेम्परेचर ही चेंज ना हो और आप हीट दिए जा रहे हो? कोई एग्जांपल अर्नव? सिस्टम को हीट दे रहा हूं और उसका टेम्परेचर ही नहीं चेंज हो रहा है, कोई एग्जांपल? मैं कहता हूं मैंने हीट दी, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो आपकी आत्मा में शांति रहेगी कि चल मैं हीट दे रहा हूं, क्यों टेम्परेचर बढ़ रहा है। मैं हीट दूं, टेम्परेचर ही ना बढ़े, तो आपको लगेगा नहीं कि ये हीट कहां चली गई है, कहां पर गुम हो गई है।
कहां पर, वर्ड्स पे गौर कीजिए, कहां पर चली गई है, कहां पर गुम हो गई है, कहां पर छिप गई है। लेटेंट हीट नाम सुना है? लेटेंट हीट का नाम सुना है अर्नव? क्या प्रोसेस है लेटेंट हीट? कहां पर पड़ी थी, किस प्रोसेस में पड़ी थी? एग्जैक्टली फ्यूजन, हाँ, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये दो ऐसे प्रोसेस है जिसमें आप हीट दिए जाओ तो वो सॉलिड से लिक्विड बन जाएगा, टेम्परेचर नहीं चेंज होगा, या लिक्विड से सॉलिड बन जाएगा, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, या लिक्विड से वेपर बन जाएगा, वेपर से लिक्विड बन जाएगा। ऐसी हीट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट क्यों कहा, पता तो लग गया होगा, क्योंकि जनरली हम ये कहते हैं कि हीट देने पर टेम्परेचर बढ़ता है, बढ़ा तो हमारी आत्मा में खुशी है, लेकिन वो टेम्परेचर ही ना बढ़ा, हीट दिए जा रहे हो तो हमें लगता है ये छुप गई है कहीं पे, हिडन है। इस वर्ड को हम बोलते हैं लेटेंट। हेडिंग डालिए, लेटेंट हीट, LATENT, लेटेंट हीट। ये हमारे 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है ना। हाँ, क्या फायदा, वक्त पे तो नहीं याद आया ना तुम्हें? नहीं, मैं बोल यहाँ मैं वही बोल रहा हूँ, बट मेरे को कंफर्म नहीं था वो। कुछ क्या फायदा, ढंग से पढ़ोगे तो कंफर्म भी होगा। लिखिए, द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट, the heat required to change the state of a substance is called latent heat. तो लेटेंट हीट दो टाइप की, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और पहले देखो एक बार, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब फॉर्मूला समझना, आप कहते हो L वो हीट है जो उसके स्टेट को चेंज कर देती है, ठीक है, तो टेम्परेचर की बात तो होगी नहीं, तो अगर 1 ग्राम पानी को, एक बर्फ को फ्यूज करना है तो हीट लगी आपकी L, तो m ग्राम के लिए ml, तो हीट का फॉर्मूला हो गया MLF। F है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, सॉरी फ्यूजन। अब आपको L की वैल्यू दे सकता है, यूनिट दे सकता है, कैलोरी पर ग्राम भी दे सकता है। अगर कैलोरी पर ग्राम दे दिया तो M किस में रखोगे, ग्राम में, और ये दे सकता है कैलोरी पर किलोग्राम भी दे सकता है, कैलोरी पर मोल भी दे सकता है, अगर वो केमिस्ट्री में घुसे तो वो मैं कह रहा हूं। लेकिन अगर मैं यहां पर MLV की बात करता हूं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, फ्यूजन में हम दोनों काउंट करते हैं बेटा, सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड, वही ओजोनोलाइसिस वाला, इधर से ऑक्सीजन हटाया उधर जोड़ा तो उधर से ऑक्सीजन हटा करके इधर जोड़ देना, तो वही वाली बात है। ये है आपके पास लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, और एलवी की यूनिट वही, इन तीनों में से कुछ भी आ सकती है, लिख लीजिए, ठीक है। तो क्या सीखे आप, वहां पे बात करते हैं। हाँ लिखो लो, याद तो लिखना ही है, यह तो पता ही है कि हीट के दो फॉर्मूले हैं, एक जब टेम्परेचर चेंज हो तो फॉर्मूला आ जाएगा MS डेल्टा T, एक जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो, यानी कि इसमें क्या होगा, स्टेट में चेंज होगा, और इसका फॉर्मूला होता है फ्यूजन में और वेपराइजेशन में। फ्यूजन में जाओगे तो ये होगा MLF MLB। LF की वैल्यू होती है वाटर के लिए, जो LF की वैल्यू होती है 80 कैलोरी पर ग्राम, या 3
4 होता है शायद, 5, अच्छा 333 जूल, कैलोरी को जूल में चेंज कर दो पर ग्राम। ऐसे ही LF की वैल्यू फॉर वाटर है ना, और ये होता है आपका 540 कैलोरी पर ग्राम, और इसको जूल में चेंज करोगे, पता है ना आपको 1 कैलोरी 4.2 जूल के बराबर होता है, तो इसको 4.2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा आपका 2256 जूल पर ग्राम। वाटर के लिए LF, वाटर के लिए LV। सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से सॉलिड, लिक्विड से वेपर और वेपर से लिक्विड। डन। आइए एक छोटा सा लिख लीजिए, प्रोसेस ऑफ हीटिंग, ये केमिस्ट्री में पढ़ा चुका हूं, ऑफ आइस। समझना, सुनो सुनो सुनो, ये आपके पास आइस है -40 डिग्री सेल्सियस की, इससे मुझे वेपर बनानी है 200 डिग्री सेल्सियस की, तो -40 से ये आइस है तो ये किस में चेंज हो जाएगी, आइस में। कितना, 0 डिग्री सेल्सियस। यहां पे फॉर्मूला क्या लिखोगे, ये वाला या ये वाला, ऊपर वाला, क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो यहां फॉर्मूला लगता है MS डेल्टा T। फिर आप इस 0 डिग्री आइस को किस में चेंज करोगे, 0 डिग्री का वाटर बनेगा। अब यहां फॉर्मूला कौन सा लिखोगे, MLF। अभी 0 डिग्री का वाटर किस में चेंज होगा, 100 डिग्री का वाटर में। यहां कौन सा फॉर्मूला होगा, अब ये 100 डिग्री का वाटर किस में चेंज होगा, हाँ वेपर में। कितने, कौन सी वेपर, 100 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर कांस्टेंट है, यहां लगेगा MLF, सॉरी। अब फिर ये वेपर जाएगा 200 डिग्री सेल्सियस पर, यहां क्या लगेगा, MS डेल्टा T। तो टोटल प्रोसेस में कितना हीट दिया है आपने, MS डेल्टा T प्लस MLF, ये 1 ये 2, फिर तीसरे प्रोसेस में MS डेल्टा T फिर से लगा दिया आपने, फिर आपने लगाया MLV, और फिर आपने लगाया MS डेल्टा T, पांचवा प्रोसेस। अब आपसे बोलता है वेपर नहीं बनानी, सिर्फ यही बनाना है, तो इसको जोड़ देना। आपको बोलता है नहीं वो सिर्फ आइस है हमारे पास, आइस को इसमें चेंज करना है, तो ये दोनों जोड़ देना। वो क्वेश्चन के मैनिपुलेशन पे डिपेंड करता है। S की वैल्यू आपको देगा, L की वैल्यू देगा, सबकी वैल्यू देगा। लिखिए इसको,